आज का जो क्लास है वो डिग्री 3 पेपर 6 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक्स है काउजेज ऑफ एक्सीडेंट। हिंदी में कहे तो दुर्घटना के कौन कौन से कारण हैं उसको आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो अविलंब जुड़े। हम सभी जानते हैं कि दुर्घटना आधुनिक उद्योग के लिए एक अभिशाप है। आधुनिक उद्योग के लिए ही क्यों, किसी भी तरह की दुर्घटना समाज, व्यक्ति, परिवार आदि के लिए एक अभिशाप के रूप में आता है। बेसिकली उस कंडीशन में जब आप परिवार में अकेले हैं, कमाने वाले आप अकेले हैं, वैसी परिस्थिति में यदि आप दुर्घटना की शिकार हो जाते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विद्वानों ने इसके कारणों को जानने के लिए लंबे समय से अपना अपना मत अलग अलग दिया है। उद्योग में मनोवैज्ञानिकों के आगमन से पूर्व लोगों का कथन था कि दुर्घटना या तो संयोगवश होता है या लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जब वैज्ञानिक कंसेप्ट नहीं आया था, मनोवैज्ञानिक इस फील्ड में काम नहीं कर रही थी, उस समय लोगों का विचार था कि दुर्घटना जो है वह संयोगवश होता है या लोगों के लापरवाही की वजह से दुर्घटना होती है। और मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप एक्सीडेंट कर गए तो जनरली क्या कहते हैं, संयोगवश, ठीक है, या फिर आपने किसी प्रकार की कोई लापरवाही की जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान इससे थोड़ा सा डिफरेंट थॉट दिया और डिफरेंट हिसाब से सोचा। जब मनोवैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में आया तो समझिए ऑर्गेनाइजेशन में एक क्रांति सा आ गया, एक क्रांति का लहर सा आ गया। लोग इतने अधिक लाभान्वित होने लगे, कार्यकर्ता से लेकर के कर्मचारी से लेकर के ऑनर, मैनेजर, सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को काफी अहमियत देने लगा। कालांतर में विद्वानों ने मशीनों में पर्याप्त सुरक्षा के अभाव को दुर्घटना का कारण बताया। यानी कि फिर समय बदला तब एक कंसेप्ट आया कि नहीं, मशीन के जो डिजाइनिंग रहता है, मशीन का जो जहां स्थापित होता है उसमें किसी प्रकार की डिफेक्टिव अव्यवस्थित होने के कारण व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों ने मानवीय तत्वों का इसका कारण बताया। मानवीय तत्व कि मानव से रिलेटेड कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। उनको दुर्घटना बहुत बार होता है ऐसा कि व्यक्ति एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो उससे वो सीख ले लेता है और उस तरह की जिस कारण से उसको दुर्घटना हुई है उससे वह बचने की कोशिश करता है कि भाई मैं दुर्घटना का शिकार इसके वजह से हो गया था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक दुर्घटनाओं को आकस्मिक नहीं कहा है परंतु इन्हें कतिपय कारण द्वारा निर्देशित कहा है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वह दुर्घटना को आकस्मिक नहीं, अचानक नहीं कहा है, उसका कहीं ना कहीं कोई न कोई कारण निश्चित होता है। संक्षेप में दुर्घटना के कारणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब संक्षेप में दुर्घटना के कारण को 2 भागों में बांट दिया। पहला जो है वो व्यक्तिगत कारण है और दूसरा है वातावरणीय संबंधी कारण या अव्यक्तिगत कारण उसको कहेंगे। ठीक है, फिर इसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले व्यक्तिगत कारण की चर्चा मैं कर रहा हूँ। व्यक्तिगत कारण को अंग्रेजी में पर्सनल काउजेज कहा जाता है। दुर्घटना के
उत्पन्न तथा ग्रस्त होने में कर्मचारियों के व्यक्तिगत कारण जिम्मेवार होते हैं। केवल वातावरण के कारण ही दुर्घटना नहीं होती है, उसे व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत ऐसे व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबका एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि वो कौन कौन सी बातें हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। दिख रहा है रोशन जी? दिख रहा है? व्यक्तिगत कारण दुर्घटना के उत्पन्न तथा ग्रस्त होने में कर्मचारियों के व्यक्तिगत कारण जिम्मेवार होते हैं। केवल वातावरण के कारण ही दुर्घटना नहीं होती है, ऐसे व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। नहीं दिख रहे हैं सर। नहीं दिख रहा है? अब दिखा? नहीं, पहले नहीं, अभी भी नहीं। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट। अब दिखा? नहीं सर, जैसे पहले आ रहे थे ना वैसा नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम कहीं आ गया होगा। तो दिख हाँ रहा आप है? दिख रहे हैं सर। हाँ आप दिख रहे हैं। दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक, दूसरा पेज में दिखाता हूँ, उसको आप लोग देख करके बताएंगे। दिख रहा है? यस सर, दिख रहे हैं सर। दूसरा पेज लेकिन नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? तीसरा पेज आ रहा है। इवेन नंबर और ऑड नंबर होंगे सर। हाँ, इवेन नंबर और ऑड नंबर जैसा हो रहे होंगे, इसको इवेन नंबर करिए ना, तब आएंगे वो। सब मैं देख रहा हूँ। दिखता है? हाँ दिख रहे हैं तो। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम लगता आ गया है। पेज नंबर 1 हो गया। हाँ, पहला नंबर पेज दिख रहे हैं। तीसरा आता है, एक मिनट, तीसरा पेज डालते हैं। उल्टा है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहे हैं सर। अब इसमें देखिए कि पहला पॉइंट है व्यक्तिगत कारण में। पहला पॉइंट जो है वो है एज। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, एज। यस सर, एज है। एज। अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि आयु वृद्धि के साथ साथ दुर्घटनाओं की संख्या घटती है।
वस्त्र उद्योग में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अधिक आयु के कार्यकर्ता की तुलना में कम उम्र के कार्यकर्ता अधिक दुर्घटना के शिकार होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत कारण में होता है एज, आयु। जो अधिक एज के कार्यकर्ता थे उनको क्यों वो दुर्घटनाग्रस्त कम दुर्घटना करे, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी अधिक होती है और वो चीजों को अच्छी तरह से समझता है, हैंडल करता है। इसके वजह से ज्यादा उम्र के जो कार्यकर्ता है वो कम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कम उम्र के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें दुर्घटना दर अधिक थी, क्योंकि अधिक होती है, भी नहीं था, मैच्योरिटी की भी कमी थी। ठीक है, कम उम्र के कार्यकर्ता के शिकार इसलिए होते हैं कि नवयुवक होने के कारण आवेश, उमंग, साहस, स्वतंत्रता भाव, उत्तरदायित्व की कमी तथा अनुभव का अभाव होता है। समझ में आया? कम उम्र के कार्यकर्ता जो होते हैं उनमें उमंग, एक्साइटमेंट अधिक होता है। एक्साइटमेंट में उसको कुछ दिखता नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटना कुछ से कुछ कर देता है और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। साहस, किसी भी इम्पॉसिबल कार्य को भी वो पॉसिबल करने की कोशिश करता है अपने साहस के दम पे, जिसकी वजह से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता भाव, यानी कि इंडिपेंडेंट विचार। स्वतंत्र भाव रखने वाले जो कम उम्र के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो स्वतंत्र भाव रखते हैं, इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं, जिसकी वजह से भाई जाना है तो जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऐसा ये स्वतंत्र डिसीजन हुआ, यानी कि सेल्फ डिसीजन। और उसमें भी एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से वो दुर्घटना के शिकार हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद उत्तरदायित्व की कमी। उत्तरदायित्व यानी कि उसको कोई लायबिलिटी नहीं होता है। मान लीजिए कि 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल के जो कार्यकर्ता होंगे उनमें लायबिलिटी का अभाव रहता है, क्योंकि यंग ब्लड रहता है और वो पढ़ाई लिखाई किया नहीं किया, चला गया बाहर काम करने, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो वो कमाया नहीं कमाया, गार्जियन भी उसको नहीं खोजता है और उसको भी लगता है भाई हमको तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, उत्तरदायित्व है ही नहीं, तो उसकी वजह से लापरवाही में कार्य करता है, जिस कारण से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? हो जाता है। यस सर। और तीसरा है अनुभव, यानी कि अगला जो है कम उम्र के जो कार्यकर्ता एक्सीडेंट करते हैं उसमें अनुभव भी, क्योंकि कार्य अनुभव उसके पास नहीं होता है। और मनोविज्ञान जो है, शुरू में ही मैंने बताया कि मनोविज्ञान के डिफिनेशन में है कि मनोविज्ञान वह वस्तु परक विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, अनुभव तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में करता है। तो अनुभव का भी अभाव रहता है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, जिसकी वजह से भी वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक इसके विपरीत परिणाम इस्पात कारखाने में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में मिला। 40 वर्ष से अधिक उम्र के कार्यकर्ता कम उम्र के कार्यकर्ताओं के अपेक्षा अधिक दुर्घटना करते हैं। इससे स्पष्ट अब इसके ठीक विपरीत परिणाम आया इस्पात उद्योग में। इस्पात यानी कि लोहा के कारखाना में कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता थे उन पर अध्ययन किया गया। उसमें पाया गया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के कार्यकर्ता जो होते हैं वो दुर्घटना के शिकार अधिक होते हैं और कम उम्र के जो कार्यकर्ता होते हैं वो दुर्घटना के शिकार कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एज, जैसे ही एज फैक्टर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि उसके शक्ति में ह्रास होने लगती है, शारीरिक शक्ति में ह्रास होने लगती है। हो सकता है कि उसको आंखों से कम दिखता हो, जिसकी वजह से दुर्घटना के शिकार हो सकता है। काम करने में सक्षम न हो, उसके कारण भी दुर्घटना के शिकार हो सकता है। तो वहां पर देखा गया, इस्पात फैक्ट्री में देखा गया कि अधिक उम्र के कार्यकर्ता दुर्घटना के अधिक शिकार होते हैं कम उम्र के कार्यकर्ता के अकॉर्डिंगली। समझ में आया? तो दोनों तरह से कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अधिक उम्र के कार्यकर्ता कम दुर्घटना के शिकार होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अधिक उम्र के कार्यकर्ता दुर्घटना के
अधिक शिकार होते हैं। उसके बाद है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आयु वृद्धि से के साथ दुर्घटना परिस्थिति के अनुकूल घटती और बढ़ती है। समझ में आ रहा है कि परिस्थिति के अनुकूल दुर्घटना घटती या बढ़ती है। सिचुएशन यदि यंग ब्लड को काम करने का है, वहां पर ओल्ड एज को लगा दिया जाएगा तो वहां पर वो अधिक दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। जहां पे ओल्ड एज के कार्यकर्ता की आवश्यकता है, वहां पे कम उम्र के कार्यकर्ता को लगाया जाएगा तो वो दुर्घटना के अधिक शिकार होंगे। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है अनुभव, एक्सपीरियंस। दिख रहा है? यस सर। एक्सपीरियंस, इसमें कहा गया है कि अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अनुभव बढ़ने के साथ साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आने लगती है। फिशर महोदय ने वस्त्र उद्योग में एक अध्ययन कर यह प्रमाणित किया कि सेवा काल की अवधि बढ़ने के कारण कार्यकर्ताओं की दुर्घटना अनुपात भी घटने लगता है। ठीक है, सेवा यानी कि अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो कार्य करने का एक्सपीरियंस जैसे ही आपको बढ़ेगा तो निश्चित रूप में दुर्घटना दर में कमी होगी। जब तक कार्य करने का एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो दुर्घटना के तरह तरह की दुर्घटना के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर एक और स्टडी है, मूर महोदय ने किया था वो स्टडी। मूर का मत है कि दुर्घटना और अनुभव का संबंध 100% तो नहीं पर गहरा अवश्य कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे गहनता से समझने के लिए अनुभव के साथ साथ उम्र पर भी विचार क्या हो जाता है इसमें, विचार करना होगा। अनुभव के महत्व को महसूस करने के बाद ही तो क्या है, विद्वानों ने दुर्घटनाओं के बचने के लिए प्रशिक्षण देने पर इतना बल दिया। अब इसी के आधार पर जो है आप देखेंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो कार्य से पूर्व आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि डिफेंस में यदि आप जॉब करते हैं तो डिफेंस में जैसे ही आपको ज्वाइनिंग होती है तो 6 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आप रहेंगे तो दुर्घटना के शिकार कम होंगे, आपके पास अनुभव हो जाएगा। तो जैसे राइफल चलाने का, चलने का, विकट परिस्थिति से बचने आदि आदि का, तो इस तरह से जैसे ही आपको इसकी प्रशिक्षण दे दी जाएगी, आपके पास अनुभव हो जाएगा तो आप दुर्घटना के कम शिकार होंगे। तो यही कारण है, वो मनोवैज्ञानिकों के रिकमेंडेशन के कारण ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्य से पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। समझ में आ रहा है? क्यों प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे कार्य अनुभव होता है और कार्य अनुभव होने के कारण वो दुर्घटना के कम शिकार होते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ हाँ सर, समझ में आ रहे हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है स्वास्थ्य तथा शारीरिक अनुकूलता। स्वास्थ्य तथा शारीरिक अनुकूलता, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है बहुत सारे अध्ययनों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि दुर्बल स्वास्थ्य तथा
विशिष्ट शारीरिक दोष से व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्तता प्रभावित होती है। विद्वान चालकों पर किए गए विद्युत चालकों पर किए गए अध्ययन में व्हाइटलेस ने देखा कि शारीरिक त्रुटि वाले चालक अपेक्षाकृत अधिक दुर्घटना करते हैं। यानी कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो वैसी स्थिति में भी आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। व्हाइटलेस महोदय ने विद्युत चालकों पर एक अध्ययन कर यह बतलाया कि शारीरिक त्रुटि वाले चालक अपेक्षाकृत जो स्वस्थ चालक है उसके अपेक्षाकृत दुर्घटना के शिकार होते हैं या दुर्घटना करते हैं। विद्युत चालक का अर्थ समझते हैं? बिजली ऑपरेटर, विद्युत बिजली ऑपरेटर होता है। बिजली ऑपरेटर में के अंतर्गत उन्होंने कहा कि यदि वो अस्वस्थ है, अब मान लीजिए चलने में सही से चल नहीं पा रहा है, हाथ पांव उसका ठीक ठाक नहीं है, हाथ पांव में किसी प्रकार का कोई डिफेक्टिव है, तो वैसे जो कार्यकर्ता होते हैं वो दुर्घटना के अधिक शिकार हो जाते हैं। समझ में आया? अगला है चौथा पॉइंट है संवेगात्मक तत्व। संवेगात्मक तत्व, इमोशनल फैक्टर, ठीक है। प्रमाणों से स्पष्ट है कि व्यक्ति की संवेगात्मक स्थितियां उसकी दुर्घटनाग्राहता को निर्धारित करती है। इस समस्या के दो पहलू है। पहला है संवेगात्मक अपरिपक्वता तथा दूसरा है संवेगात्मक अयोग्यता। संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति हमेशा सैद्धांतिक प्रक्रियाएं प्रकट करते हैं और जटिल परिस्थितियों में परिपक्व व्यवहार नहीं दिखाते हैं। जब ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं परिस्थिति के अनुरूप नहीं होती है तो उनके साथ दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति हमेशा सैद्धांतिक प्रक्रियाएं, यानी कि सैद्धांतिक का अर्थ होता है बचपना, ठीक है। बचपना वाला क्रिया जो होता है वो अपनाने लगता है, प्रकट करने लगते हैं और जटिल परिस्थितियों में यानी कि विकट परिस्थितियों में परिपक्व व्यवहार नहीं दिखा पाते हैं। कि जैसे सपोज दैट कि आप जा रहे हैं रास्ते में और रेंडमली से आपके सामने में सांप आ गया, तो आप अपने विवेक से काम करते हैं ना, या तो पीछे बढ़ जाते हैं या फिर वहीं पर खड़ा होकर के उसकी वस्तु स्थिति को देखते हैं कि भाई वो कहाँ जाता है, क्या करता है। तो ये जो है, और वैसे कार्यकर्ता जो संवेगात्मक रूप से मैच्योर्ड नहीं है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, डिसीजन लेने में उसको परेशानी होगी, जिसके कारण से वो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं परिस्थिति के अनुरूप नहीं होती है तो उनके साथ दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने लगती है। संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व कार्यकर्ता सुरक्षा अभियंताओं के लिए निसंदेह सोचनीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। सुरक्षा अभियंता यानी कि डिफेंस इंजीनियर इसको कहा जाता है, उसके लिए सोचनीय प्रश्न डाल देता है कि जो अनमेच्योर्ड पर्सन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है। संवेगात्मक रूप से अयोग्य या अस्थिर व्यक्ति विकट, दूसरा पॉइंट है इसमें, संवेगात्मक रूप से अयोग्य या अस्थिर व्यक्ति विकट समस्याओं में एक विचित्र
मनोविचलन का परिचय देते हैं। इससे इसकी मानसिक सतर्कता, एकाग्रता तथा निर्णय क्षमता विपरीत ढंग से प्रभावित होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। हर्षे, यानी कि हर्षे महोदय है यहाँ अच्छा, ने चिकित्सकीय अध्ययन में पाया कि लगभग 50% दुर्घटनाएं तब हुई जब कार्यकर्ता किसी न किसी तरह की चिंता, भय तथा सुस्ती जैसी संवेगात्मक अवस्थाओं में था। यानी कि हर्षन महोदय ने ट्रीटमेंट के दौरान, चूंकि ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो उससे साक्षात्कार लिया जाता है, फिर क्या कहते हैं केस हिस्ट्री लिया जाता है कि भाई कैसे आपने दुर्घटना का शिकार हो गए, ठीक है। तो उस पीरियड में 50% केस दुर्घटना जो था उसमें पाया गया कि कार्यकर्ता किसी न किसी तरह की चिंता है तथा सुस्ती जैसी संवेगात्मक अवस्थाओं में था। चिंता के कारण भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। भय की स्थिति में है, मान लीजिए कि घर कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आपको पनिश्ड करने वाला है, वैसी स्थिति में आप भाग गए और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम कर रहे हैं तो भय बना रहता है मन में, तो वैसी स्थिति में भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तथा सुस्ती जैसी, अब सुस्त, लेजीनेस जो है यह भी दुर्घटना को इनवाइट करता है। लेजीनेस यदि आप में आ गया कार्य के दौरान, या तो कार्य से आप वहां से हट जाए तभी आप दुर्घटना से बच सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए बैठ जाए। लेजीनेस जैसे ही समाप्त होगा फिर आप काम पर लग जाए। यदि लेजीनेस के साथ आप वर्क कर ही रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावना, दर जो है वो बढ़ जाएगा, संभावना है जो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? संक्षेप में दुर्घटना होने का मूलभूत कारण उस कर्मचारी विशेष पर ही सिमट आता है जो शिकार हुआ है। यानी कि इसको दुर्घटना के कारण में जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनका एक मत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मत एक नहीं, मत भिन्नता है। फिर भी उसी में से कुछ बातें जो है जो लगभग एक दूसरे मनोवैज्ञानिक की बातों से मिलता जुलता था, उसको कारण के रूप में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही लास्टली निष्कर्ष स्वरूप हम यह कर सकते हैं, इस पॉइंट के निष्कर्ष स्वरूप, कि ऐसे वैयक्तिक कारण, संक्षेप में दुर्घटना होने का मूलभूत कारण उस कर्मचारी विशेष पर ही सिमट आता है जो शिकार हुआ है। तो जो कर्मचारी दुर्घटना के शिकार होते हैं उसी पर वो सिमट आता है। हो सकता है कि वो झूठ बोल दे, नहीं सही बात नहीं, सही जानकारी नहीं दे। अब सही जानकारी मुझको जो बताएगा उसी को मैं सही जानूंगा। तो वैसी स्थिति में यदि वो झूठ बोल देता है तो सही पता नहीं, दुर्घटना का सही कारण पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वही इसको सही से बता पाएंगे कि कैसे है। ऐसे वैयक्तिक कारण निम्न 5 है जिसके कारण दुर्घटना हो सकता है। उपरोक्त जो कारण था सो था ही, उसके बाद 5 कारक की चर्चा है कि 5 कारक ऐसे हैं जिसके बारे में कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार होते हैं। उसका जो शिकार होता है वही समझ पाता है उस चीज को, दूसरा नहीं समझ पाता है। उसमें पहला है संज्ञानात्मक कारक, कोग्निशन फैक्टर। दूसरा है व्यक्तित्व कारक, आपके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कमी है, खामियां है, दोष है, उसके कारण भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तीसरा है वैयक्तिक और सामाजिक कारक। अब यहाँ आप देखेंगे संज्ञानात्मक कारक, उसके बाद वैयक्तिक कारक, उसके बाद है वैयक्तिक और सामाजिक कारक, उसके बाद है मनोदैहिक कारक, तथा लास्ट में है अस्थायी विचलनशील कारक। ये 5 कारक है जो इसकी जानकारी जो है क्या कहते हैं, कर्मचारी विशेष ही बता पाएगा। जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं वही बता पाएगा। ये 5 में से निश्चित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
दोष रहता है जिसके वजह से वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पहला संज्ञानात्मक कारक, दूसरा है व्यक्तित्व कारक, तीसरा है वैयक्तिक और सामाजिक कारक, चौथा है मनोदैहिक कारक और अंतिम है अस्थायी विचलनशीलता। ठीक है, ये 5 जो है इसके अंतर्गत ही कोई कर्मचारी दुर्घटना के शिकार होता है। चूंकि ये फैक्टर है, चूंकि आपको मैं कारण पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फैक्टर की मैं सिर्फ पॉइंट की चर्चा कर दिया हूँ। इसको यदि आप दर्शा देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा नहीं रहेगा, और जो एग्जामिनर होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को इसके बारे में डिटेल जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो जवाब दिया है। समझ में आ रहा है? चलो अब फिर मैं लाइव आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। हाँ बोलिए। बोले सर, एक क्वेश्चन है, सर से हाँ। कहाँ के थे सर? सर से कहाँ के थे? सर से कौन से देश के थे सर? हर से या सर से? हर से हर से एक जर्मन, हाँ जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन। ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक है ना वो यहूदी सब थे और जर्मनी से थे। कुछ जो है वो यूरोप के थे और एक दो जो है वो अदर कंट्री से है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसमें जर्मन मनोवैज्ञानिक सब। ठीक है, जर्मनी में। और यहूदी का मुख्य काम होता था व्यापार, समझे? यहूदी का जो प्रोफेशन था वो बिजनेस था, और बिजनेस जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की निश्चित रूप में आवश्यकता होती है, इसीलिए ये जर्मन मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? नहीं सर। मोड़ कहाँ के थे सर? मोड़े जर्मनी के जर्मन मनोवैज्ञानिक या जर्मन मनोचिकित्सक। और दूसरा जो है ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत कारण, और दूसरा जो है वो है वातावरण संबंधी कारण। दूसरा कारण जो है वो वातावरण संबंधी कारण है। वातावरण संबंधी कारण में आता है कि यह दुर्घटना के ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति में निहित नहीं होकर उसके वातावरण में विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, इसके अंदर भी एक दो सब काउजेज है जिसको मैं स्क्रीन पर डालता हूं, आप लोग देखेंगे, फिर इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, वातावरण संबंधी कारण। इसके अंतर्गत पहला जो कारण है मशीनी सुरक्षा का अभाव। मशीनी सुरक्षा का अभाव। पहले वातावरण संबंधी कारण है। ये वही का दूसरा क्वेश्चन है ना सर? उसी का ना? उसी में दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट में 4 सब पॉइंट था। यस सर। बोलिए सर। देख रहे हैं, जरा मैं लाइनिंग करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो ना। भागो अभी जाओ। दिख रहा है? हेलो रोशन। जाओ मम्मी के साथ, भाई जी के साथ जाओ। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? बोलिए ना। यस सर। पहला पॉइंट था मशीनी सुरक्षा का अभाव। मशीनी सुरक्षा का अभाव यानी कि
फैकल्टी फॉल्टी मशीन्स डिजाइन, यानी कि मशीन का जो डिजाइन रहता है उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई फॉल्ट रहता है, उसके कारण भी दुर्घटना के शिकार हो जाता है। मशीनों के निर्माण तथा उसके प्रयोग में प्रायः ऐसी त्रुटियां रहा करती है जिसके कारण कुछ दुर्घटनाएं होती है। मानव यांत्रिकी के बावजूद बहुत सी मशीनों में अपर्याप्त व्यवस्था या फॉल्ट रहने के कारण लापरवाह कार्यकर्ता बड़ी आसानी से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। और जो एक्टिव कार्यकर्ता होगा तो उस फॉल्ट को वो समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंगली वो व्यवहार करता है, जिससे वो बच जाता है। अब सपोज दैट कि कहीं पर मशीन चल रहा है और मशीन में बेल्ट लगा हुआ है, यदि बेल्ट में किसी प्रकार का फॉल्ट है तो जो समझदार कार्यकर्ता होगा तो सुरक्षा कवच लगा करके कार्य करेगा, और जो समझदार नहीं होगा सुरक्षा कवच को दरकिनार कर देगा, वैसे ही मशीन पर कार्य करने लगेगा, तो हो सकता है कि वो दुर्घटना के शिकार हो जाए। शिकार हो जाए। समझ में आ रहा है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दुर्घटनाएं नेक्स्ट होगा, 1 मिनट। पापा जी पैसा ले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दुर्घटनाएं मशीन की केवल दोषपूर्ण अवस्थाओं के कारण घटित होती है। तो मशीन की दोषपूर्ण अवस्था यदि होगा तो उसके कारण भी दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है काम की दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाएं। काम की दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाएं, जिसको अंग्रेजी में डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन कहा जाता है। ज्ञात हो कि दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उसमें प्रकाश की तीव्रता, वितरण तथा रंगों से संबद्ध होता है। अपर्याप्त प्रकाश के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं की दृष्टि क्षमता घट जाती है और मशीन के खतरनाक और खुले अंश भी आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक वातावरण में आ गया प्रकाश, लाइट, उसके बाद आर्द्रता, तापमान, कोलाहल, ये सब जो है वो भौतिक वातावरण है। मैंने एक टॉपिक भी पढ़ाया था आप लोगों को, या फिर मैंने भेजा था, आप लोग देखे होंगे कि कार्यकर्ताओं के कार्य पर प्रकाश का कैसे प्रभाव पड़ता है आदि। तो उसमें देखा गया कि यदि प्रकाश की मात्रा सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ज्यादा प्रकाश है कहीं कम प्रकाश है, तो वैसी स्थिति में दुर्घटना दर बढ़ जाती है। यदि एक जगह अधिक प्रकाश है दूसरी जगह कम प्रकाश है, तो कम प्रकाश में यदि मशीन है तो मशीन में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है वो दिख नहीं पाएगा जहां पर कार्यकर्ता होगा, जिसके कारण से वो दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। अत्यधिक प्रकाश है वहां पर हो सकता है कि रोशनी अधिक होने के कारण शाइनिंग अधिक हो, चमक अधिक हो, चमक के कारण वो उसका आंख जो है वो चिलमिला जाएगा, जिसकी वजह से वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह प्रकाश समग्र रूप से वितरित नहीं होता है तो छाया और चमक उत्पन्न होने से दुर्घटना बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है
खत्म ही कर रहे हैं क्लास। वर्णन, एक मनोवैज्ञानिक है वर्णन, आप इस पर स्क्रीन पर देखिए। वर्णन, है ना, वर्णन। यस सर। वर्णन ने देखा कि 25% दुर्घटनाएं तब हुई जब कार्यकर्ता सूर्य प्रकाश की अपेक्षा कृत्रिम प्रकाश में काम करते थे। एक बात और है कि जो प्राकृतिक लाइट है और कृत्रिम लाइट, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब यदि मान लीजिए कि दिन जैसा आपको अनुभव रात में हो सकता है, भले ही कितना भी लाइट लगा करके दिन जैसा कर लो, फिर भी रात रात ही रहेगा, दिन दिन ही रहता है ना। तो उन्होंने, वर्णन ने कथन में पाया कि सूर्य प्रकाश के अपेक्षा कृत्रिम प्रकाश में कार्य करने वाले कार्यकर्ता अधिक दुर्घटना के शिकार होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है वो रात को नहीं चलती है, दिन में ही चलाया जाता है। समझ में आ रहा होगा, बहुत कम फैक्ट्री जो है वो नाइट में चलता है, या फिर नाइट में होल नाइट बहुत रेयर एंड देयर में रहता है कोई कंपनी जो नाइट में चलती है, नहीं तो डे में। और ओवर टाइम कभी कभी लगाता है तो 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा नाइट को चला देगा, क्योंकि 4 घंटे तक व्यक्ति जो होता है वो सामान्य मनोदशा में रहता है, तो वो सूझबूझ के साथ कार्य करता है। लेकिन होल नाइट यदि कर दो तो वह, अब एक और उदाहरण देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जो करता है, तो वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी उससे बहुत सारी चूक हो जाती है। और सिक्योरिटी गार्डिंग करते हुए क्या कहते हैं, उसमें चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, आग लग जाती है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब, हाँ, कार्य करने के लिए जो अनुकूल समय है वो सूर्य के प्रकाश में है, न कि रातों को है। तो वो कितना भी एक्टिव रहेगा, कहीं ना कहीं उसके मनोबल पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से उससे चूक हो जाती है और चूक के कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अतिरिक्त अब ये तो कृत्रिम प्रकाश का बात बता ही दिया, अब कुछ भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है व्यक्ति में डिफेक्टिव। इसके अतिरिक्त उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता से कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ती है, शक्ति का ह्रास होता है तथा उनमें अस्थिरता बढ़ती है, जिसके कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यानी कि उच्च तापमान, अधिक गर्मी रहे और उस गर्मी की व्यवस्था नहीं हो और उसमें काम करने के लिए कार्यकर्ता को कहा जाए तो वो काम तो करेगा, लेकिन दुर्घटना का शिकार भी वही लोग अधिक होगा। दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता होता है नमी। नमी युक्त जगह पर अब चारों साइड वो पानी है, दलदल है, उस दलदल में जाकर के आप काम करते हो, पैर में मिट्टी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है, वैसे ही ईन कर जाते हो, तो उससे भी आपका मनोबल जो है वो गिर जाता है और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका यही टॉपिक है। अंत में मैं निष्कर्ष स्वरूप कह सकता हूँ, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटनाओं की उत्पत्ति में व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का भिन्न भिन्न योगदान है। अतः दुर्घटना के कारणों के खोज करते समय हमें दोनों पहलू पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? यहाँ निष्कर्ष है, देख लीजिएगा। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटनाओं की उत्पत्ति में व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का भिन्न भिन्न योगदान है। अतः दुर्घटना के कारणों की खोज करते समय हमें दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत कारण भी देख लिए और वातावरणीय कारण पर ध्यान नहीं दिए, तो फिर भी दुर्घटना डर किसी कारण हो सकते हैं। हाँ, बढ़ेगा ही। यस सर। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और यदि किसी प्रकार का पढ़ेंगे, इसमें आप जाएंगे इसके स्टडी मटेरियल में, वहां से डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और कल का जो क्लास होगा वो पेपर 5 होगा। 2 दिन मैं रख देता हूँ आपको पेपर 6, ठीक है? तो और 4 दिन रखेंगे मैथमेटिक्स।
6 दिन होगा क्लास, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारा पोर्शन अभी बाकी ही है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। अब स्क्रीन पर लाला करके आप लोगों को दिखा करके समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो ओके वैसी स्थिति में अब प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट क्लास की तैयारी में आप लोग लगिए, और जो सवाल सब मैं दिया था उसको भी बना करके देखिएगा, वहां कुछ प्रॉब्लम होगा उसको पूछ लीजिएगा। और यहीं पे मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक था कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, वो आप लोग आशा है कि अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सर।